हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम ट्वेल्थ का जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 है ना, उसको पढ़ेंगे। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। और इस चैप्टर को हम कंप्लीट पढ़ेंगे अमेरिका के द्वारा जो भी ऑपरेशन चलाए गए थे विश्व स्तर पर, उसके बारे में और अमेरिकी वर्चस्व के बारे में हम कंप्लीट जानेंगे। एक एक पॉइंट को हम विस्तार से पढ़ेंगे और क्रमशः पढ़ेंगे ना, क्रमशः जो घटनाएं हुई थी उसको हम पढ़ेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लिया तो इस चैप्टर से संबंधित और कोई वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरदाराम, लेक्चरर स्कूल शिक्षा। और आज का हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो इसमें शुरुआत करते हैं। आइए, मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। इस अध्याय में हम अमेरिकी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन और अमेरिकी वर्चस्व के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विश्व में एक ध्रुवीयता की स्थापना, मतलब अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ उससे पहले का थोड़ा सा घटनाक्रम हम पहले ही जान चुके हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे आइए, 1991 से पहले की स्थिति तो सबको पता है, शीत युद्ध चलता था और उस समय जो है वो विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था। एक तरफ था सोवियत संघ और दूसरी तरफ था अमेरिका। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना हो गई। यानी शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, सोवियत संघ की शक्ति जो है वो बिखर चुकी थी और इस प्रकार विश्व में अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। इसके साथ ही विश्व राजनीति का स्वरूप जो है वो दो ध्रुवीयता से बदल करके एक ध्रुवीय हो गया। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही अमेरिका जो है वो विश्व स्तर पर एक शक्ति के रूप में उभर गया। अब देखिए, अमेरिका द्वारा नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1990 तक तो स्थिति जो है वो विश्व में वैसे भी दो ध्रुव थे, एक तरफ सोवियत संघ था, दूसरी तरफ अमेरिका था। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ कि इराक ने अपने पड़ोसी देश पर कब्जा किया और उस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ अभी तक जो बिल्कुल चुपचाप था, शांत था, जिसने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया था शीत युद्ध के दौरान, इसने इस विवाद के समाधान के लिए अमेरिका को इराक के विरुद्ध सैन्य बल प्रयोग करने की अनुमति दे दी। अब देखिए, ये एक प्रकार से चुप्पी साधे हुए यूएनओ अचानक से जो है वो फ्रंट लाइन पर आ गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के इसी अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। याद रखिएगा, डेजर्ट स्टॉर्म किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये अनुमति देना अमेरिका को इराक के विरुद्ध, है ना, इराक के विरुद्ध जो अमेरिका ने अमेरिका को अनुमति दी थी ऑपरेशन करने की, इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह नाटकीय फैसला था क्योंकि पूरे शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ चुप्पी साधे हुए था, मतलब एक शब्द तक नहीं बोला था पिछले 45 सालों में। और उसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को जो है वो इस युद्ध का नेतृत्व करने या युद्ध करने के लिए या फिर अपनी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति दे दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। तो अमेरिका को जो यहाँ पर हस्तक्षेप करने का मौका मिला, इसको अमेरिका ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। देखिए, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, तो आपको याद रखना है कि अमेरिका ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किसे दी थी। तो आपको याद रखना है कि 1990 के बाद या 1991 में इराक के खिलाफ यूएनओ ने अमेरिका को जो हस्तक्षेप करने की, अपनी सैन्य ताकत दिखाने की जो छूट दी थी, इसे अमेरिका ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। अब देखिए, इस युद्ध में क्या हुआ कि अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था और इस स्मार्ट बमों के प्रयोग के कारण इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये जो इराक के खिलाफ युद्ध हुआ था अमेरिका का, इसे कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो युद्ध था, है ना, ये युद्ध था, इसका टीवी पर लाइव प्रसारण भी किया गया था, इसका लाइव कवरेज भी हुआ था और इस कारण इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे वीडियो गेम वॉर भी कहते हैं। तो देखिए, इसका नाम एक तो है इराकी फ्रीडम, इसका नाम, दूसरा नहीं, डेजर्ट स्टॉर्म इसका नाम है, उसके बाद में है इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस अलग अलग जो इसके नाम है वो आप लोगों को इसके नाम जो है वो याद रखने हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं वर्चस्व से क्या तात्पर्य है। अब देखिए जैसे जैसे अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया तो विश्व स्तर पर ये लगने लगा था कि एक प्रकार से ये अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो रहा है, या फिर अमेरिका ने जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। शब्द है हेजेमनी, HEGEMONY, हेजेमनी। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि वर्चस्व मतलब एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं आधिपत्य स्थापित करना, है ना, डोमिनेशन जैसे कहते हैं। तो सभी क्षेत्रों में जैसे सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र शक्ति का केंद्र होना। तो उस समय अमेरिका जो है वो बाकी देशों के मुकाबले सभी क्षेत्रों में ज़्यादा ताकतवर था, इसीलिए इसे अमेरिकी वर्चस्व के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखिए अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया था और इस स्थिति में अमेरिकी वर्चस्व सर्वव्यापी मान्य हो गया था। हालांकि पहले भी ताकत जो है वो अमेरिका की सर्वमान्य थी, लेकिन फिर भी उसे टक्कर देने वाला एक राष्ट्र जो है वो मौजूद था, और अब जो है वो एक मात्र शक्ति जो है वो अमेरिका रह गया था। अब आइए बात करते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध की। तो अमेरिका ने फिर क्या किया, अभी हमने जो हम ऊपर देख रहे थे इराक के खिलाफ जो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को जो युद्ध करने की अनुमति दे दी थी, उस युद्ध में नेतृत्व अमेरिका का था। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की सेनाओं ने मिलकर के, और जिसमें लगभग 6,60,000 सैनिक थे, इस सेना ने इराक के विरुद्ध युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। हालांकि इराकी शासनाध्यक्ष ने उस समय कहा था कि ये जो है इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इराक ने तुरंत ही इसमें घुटने टेक दिए थे। तो इस युद्ध को 1991 के इस युद्ध को जो है वो प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे, और इसमें 34 देशों की सेना थी, लेकिन इसमें 75% सैनिक अमेरिका के थे। तत्कालीन इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कहा था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। और ये जो है इसमें क्या हुआ कि इन्होंने जल्दी ही, इराक की सेना ने जल्दी हार मान ली और कुवैत से उसे वापस हटना पड़ा था। इसके बाद में अब देखिए क्या होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे उस समय, इनके बाद में कौन राष्ट्रपति बनते हैं? तो 1991 में जो ये घटना हुई थी, और प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद में, है ना, प्रथम खाड़ी युद्ध जो 1991 में हुआ था, इसके बाद में 1992 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। इस राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज डब्ल्यू बुश हार गए थे और बिल क्लिंटन नए राष्ट्रपति बने। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लगातार 2 कार्यकालों 93 से लेकर के 2001 तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। इन्होंने अमेरिका को घरेलू रूप से अधिक मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित किया था। अब आगे एक और घटनाक्रम होता है जिसमें अमेरिका के 2 दूतावास थे, वहाँ पे हमला होता है। 1998 में केन्या के नैरोबी के केन्या में वहाँ पे अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ, और इसी तरीके से एक दार इस्लाम जो कि तंजानिया में है, यहाँ पर भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी संगठन अल कायदा ने ली थी, या फिर इसे अल कायदा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। तो अब क्या हुआ कि अमेरिका ने एक और ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। अमेरिका के इन ऑपरेशन को याद रखिएगा, पहला हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में ये जो इसका जो ऑपरेशन था, इसे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहा गया, ठीक है ना। डेजर्ट स्टॉर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस हमले के जवाब में ये जो आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका के 2 दूतावासों पर, 1998 में बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया था, और इस ऑपरेशन में इन्होंने सूडान और अफगानिस्तान के जो आतंकवादी संगठन थे, विशेष करके अल कायदा, इन संगठनों के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया था। उसके बाद एक और घटनाक्रम होता है जिसे हम 11 सितंबर के नाम से जानते हैं। 9/11 की घटना कहते हैं, ठीक है ना, 9/11 की घटना कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अमेरिका में तारीख बीच में लिखते हैं और महीना पहले लिखते हैं, तो इसलिए अब जो है वो 11 सितंबर, तो 11 सितंबर की जो घटना हुई थी उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि 11 सितंबर 2001 को अल कायदा के 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों को अपने कब्जे में ले लिया। अपहरणकर्ताओं ने इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की तरफ जो है वो सीधा उड़ाकर लेके गए थे, और
दो विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए थे। टोटल 4 विमान थे, उसमें से जो 2 विमान थे वो न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वहाँ पर उसके 2 अलग अलग हिस्सों में टकराए थे। तीसरा विमान पेंटागन, जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग का जो मुख्यालय है पेंटागन, उसकी तरफ उड़ा था, हालांकि वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाया था। और चौथा विमान अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर के गिर गया था। इस हमले को 9/11 कहा जाता है या फिर 11 सितंबर 2001 में ये घटना हुई थी, इसलिए 11 सितंबर की घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया था और अमेरिकियों के लिए ये दिल दहला देने वाली घटना थी, क्योंकि ऐसी कभी उन्होंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा। और लगभग 3000 के आसपास व्यक्ति जो है वो अमेरिकी लोग जो है वो नागरिक इसमें मारे गए थे। अब नेक्स्ट जो अमेरिका का ऑपरेशन था वो है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। याद रखिएगा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ये आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी जो एक प्रकार से ये इनका अभियान था। और इस अभियान में ये अभियान उन सभी के खिलाफ चला था जिन्होंने 9/11 की घटना यानी 11 सितंबर की घटना पर शक था। और इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया था। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का यह परिणाम निकला कि तालिबान की समाप्ति हो गई और अलकायदा जो है वो कमज़ोर पड़ गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका जो बाकी वाला पार्ट है दोस्तों वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा एजुकेशन राइज नाम से, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, तो आप उसे जो है डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ पर आपको जो हमारे सिलेबस हैं अलग अलग चैप्टर वाइज और हमने कोर्स वाइज जो लॉन्च किए हैं, कोर्स लॉन्च किए सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट की उस लिस्ट में आपको जो संबंधित टॉपिक है उस टॉपिक में आपको ये PDF मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।